सभी का हमारे इस BCR के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विनोद सरण। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम नई प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली नंबर 1। पीछे हमने कई प्रश्नावलियाँ कंप्लीट कर ली, जैसे 8वीं कर ली, 9वीं और 12वीं प्रश्नावली। ये 3 प्रश्नावली अच्छी तरीके से एक एक सवाल हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब हम आज प्रश्नावली नंबर 1 है और इसके जो शॉर्ट नोट्स है जिसको पढ़ना आपके लिए, जो ये प्रश्नावली पढ़ने से पहले आपको ज़रूरी है, वो नोट्स बना रहे हैं। तो साथ साथ में आप रफ कॉपी या फिर अपनी नोटबुक जिसमें आप स्पेशल नोट्स बनाना चाहते हैं तो उस नोट्स में ज़रूर उतारें। साथ साथ में मैं बता दूंगा कि कैसे आपको उतारना है। तो नाम देखिए, चले पहले प्रश्नावली नंबर 1, वास्तविक संख्या लिखिए। इसे इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो मेन रूप से देखें वास्तविक संख्या होती क्या है। तो वास्तविक संख्या वे होती है जिसमें जिसमें कई किसी न किसी संख्या का कोई अस्तित्व होता है। वास्तविक संख्या वे होती है जिसका किसी न किसी रूप में उनका कोई ना कोई अस्तित्व होता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका मान रखा जाता है। जिसमें लिख देते हैं, आप पहले लिखें तो आप लिख सकते हैं रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या। रियल नंबर, इसमें एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ। अगर आप लिखना चाहें परिभाषा के रूप में तो वीडियो कर इसके लिए वे संख्याएं जिनका किसी न किसी रूप में कोई ना कोई अस्तित्व होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसमें जीरो भी सम्मिलित होता है, 1 2 3, यानी कि प्लस की भी संख्या सम्मिलित होती है, माइनस की भी, माइनस के 6, माइनस के 5, माइनस की भी संख्या सम्मिलित होती है। बट्टा के रूप में 3/5, यानी कि जो भिन्न संख्या है वो भी इसमें क्या आएगी, सम्मिलित होगी। और माइनस की भी ले लो, 5/7 √2 पॉइंट 20 भिन्न संख्या और ले लो, 3 से 6/7। वे संख्याएं जिनका कोई ना कोई मान होता हो। और दशमलव की संख्या भी लिख लो, 1.6 माइनस 0.7। ये सभी की सभी जितनी भी संख्याएं होती है वो वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है। और इनके अब अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे। सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वो सारी हम अब नोट्स बनाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन विकास का पूछा जा सकता है, इसलिए हम ये करवा रहे हैं, वरना कोई आपकी किताब में तो नहीं है, लेकिन करवा सकते हैं, पूछा जा सकता है। और एक सवाल पूछा गया है पिछले साल, तो इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो अब मैं आगे इसके लिखा देता हूँ, आगे नोट्स बनाना आपको। सम संख्या और विषम संख्या लिख लीजिए। सम संख्या की सम संख्या क्या होती है, और एक है विषम संख्या क्या होती है। तो इसका मैं आपको बोल कर बताऊंगा, आपको परिभाषा खुद को लिखनी होगी, क्योंकि मैं इतना लिखूंगा इतने में वर्ड बढ़ जाएगा। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, देखिए सम संख्या साथ साथ में लिखते जाइए। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो सम संख्या कहलाती है। वह संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो वे सम संख्याएं कहलाती है। फिर इसके नीचे लिख दीजिए, जैसे उदाहरण के रूप में लिखेंगे 2 4 6 8 10 12। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो सम संख्या कहलाती है, ठीक है। अब विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या के लिए लिख लीजिए परिभाषा लिखने आ जाए तो वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। फिर इसके उदाहरण लिख लीजिए, 1 3 5 7 9, आगे चलती जाएगी ऐसी, और ये भी आगे चलती जाएगी कहाँ तक, अनंत तक, आगे पता नहीं कहाँ तक जाएगी। तो सम संख्या होगी, समझ में आ गई। वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो सम संख्या कहलाती है। वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अब इसके बाद में लिखेंगे हम भाज्य संख्या। कि भाज्य संख्या क्या होती है, इसमें पूछा जा सकता है। देखिए मेन रूप से अब आप सोचते हैं कि ये क्या, ये तो हमें याद है, याद नहीं है। इसमें पूछा जा सकता है भाज्य अभाज्य में संभावना होती है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम संख्या है 1। अब कंफ्यूज कहाँ आएगा वो मैं बता दूंगा आपको। 2 1 और लिख देते हैं परिभाषा। इनके लिखने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपकी कहाँ पे कंफ्यूज होगा और कहाँ पे आपको प्रश्न बनता है, वो भी हम साथ साथ में देखते जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे प्रश्न बनता है अभाज्य संख्या। अब इसकी परिभाषा लिखिए साथ साथ में, इसके आगे परिभाषा लिखनी है और नीचे आप जैसे उदाहरण लगा सकते हैं या फिर जैसे लिख सकते हैं। भाज्य संख्या, इसमें परिभाषा लिखिए, वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो। वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। और इसके उदाहरण के रूप में देखें
4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। एक बार परिभाषा पे फिर से बता देता हूँ। वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए आपको पता चल रहा है यहाँ पे तीनों में अलग अलग है और यहाँ पे भी एक अलग आएगी। चारों संख्याओं में अलग अलग मान आ रहा है। सम संख्या 2 से शुरू होती है, विषम संख्या 1 से शुरू होती है और भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है। इसमें परिभाषा में क्या लिखा था, वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो। जैसे 4 ले लीजिए, नीचे नीचे एक चेक करते हैं, एक तो भाज्य है और अभाज्य दोनों में नहीं आएगी, एक तो हमें चेक लेना ही नहीं है। 2 में सिर्फ 2 का भाग जा रहा है, किसी का नहीं जा रहा। 3 में भी किसी का नहीं जा रहा है। 4 में 4 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 2 से जा रहा है, तो ये क्या भाज्य है। 6 में भी जा रहा है, 8 में भी जा रहा है, 9 में भी जा रहा है, 9 में 9 का जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। तो ये सभी क्या आ गए, वे संख्या है जिसमें खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो पूरा पूरा, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या वह संख्या, देखिए परिभाषा, वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो। वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या 2 से शुरुआत होती है, 2, 3, 5, 7, 8 में जाता है 9, 10 से 11, 13 और फिर आगे आएगा 17। अब देखिए अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग नहीं जाता हो। या फिर ऐसे मान लीजिए वे कोई भी एक संख्या ले लीजिए, वह संख्या जिसका हम गुणनखंड के रूप में, टुकड़ा के रूप में इसको विभाजित नहीं कर सकते। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, इनको टुकड़ों में नहीं विभाजित करते। जैसे 4 है, 4 को हम विभाजित कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 2 × 2 कर सकते हैं ना। 6 है, 3 × 2 कर सकते हैं। इसमें इस प्रकार से जिनको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, टुकड़ों में बांटा जा सकता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ये तो होगी भाज्य अभाज्य संख्या। अब इन चारों के नीचे एक नोट लगाना होगा, फिर नोट लगाकर फिर समझेंगे इनको वापस दोबारा। यहाँ पे नोट लिख देता हूँ मैं आपको। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। वो क्यों करूँ, इनकी विशेषता है। देखो एक ने अपन शामिल कौन कर सकता, क्यों कौन कर सकता, क्योंकि एक में सारी संख्या को भाग जावे। एक का मायने अपन जी देवा, एक का मायने सॉरी एक है बहुत सारी संख्या में जी 3 है, 3 का मायने भी जा, 4 का मायने भी एक को भाग जाओ, करोड़ जी 4 बार जाए। 6 का मायने एक को भाग जाए 6 बार जाओ, 8 का मायने एक को भाग जाए तो 8 बार जाए सारा में। यानी कि इन सभी संख्याओं में अगर हम एक का भाग लेंगे तो वो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक को नहीं लेंगे। तो एक तो नए भाज्य में आएगा और नई अभाज्य में आएगा। एक किस में आएगा, एक सम और विषम में आएगा। लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि लेकिन एक को सम व विषम में जरूर लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि उसमें तो हमें 2 का जिक्र किया है कि 2 का भाग जाता है तो सम है, अगर 2 का भाग नहीं जाता है तो विषम है। अब देखिए वापस एक बार लिख लिया, लिखने के बाद में कॉपी एक बार बंद करके दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सम संख्या अपना शुरुआत में क्या पड़ी, सम संख्या पड़ी। सम संख्या वे संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। तो शुरुआत की पहले सबसे छोटी संख्या, इनमें से सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है, बहुत बार पूछे एग्जाम में कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम संख्या है 2। फिर विषम संख्या, तो विषम संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो सबसे छोटी विषम संख्या 1। फिर भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 यानी कि स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो, या फिर हम जिसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो एच की नीचे शुरुआत कम हो रही है 4 हो रही है, आप थोड़ी सी ध्यान रखें 4, ठीक है। फिर अभाज्य संख्या तो 2, 3, 5, 7 जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। तो अब इसके अलावा आपके दिमाग में ये विचार रहेगा, आप जब हल करना चाहिए पेपर में आपके बारे में कंफ्यूज क्या रहेगा कि आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो एक का ध्यान रखना है कि 1 यहाँ पे नहीं लिखना, क्योंकि भाज्य और अभाज्य में 1 नहीं आता, सम विषम में 1 जरूर आता है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 2 है और इसमें 4 है, और इनमें से बीच में कंफ्यूज रहेगा। और याद रखना अच्छी तरीके से 2-3 बार पढ़ के अभी इसको क्लियर कर लेना। इसी जैसे परिभाषा लिखाई वो परिभाषा आप अपने रूप से, अब जरूरी नहीं है कि मैंने ये उतारा है, आप अपने खुद तरीके से अगर समझना चाहें पहले समझ कर फिर आप खुद अपने नोट्स बनाइए, सबसे बेटर तैयारी होगी, ठीक है। तो ये थी एकदम बेसिक पार्ट। इसके बाद में थोड़ी सी 2 नाम और रह गए, वो लिख लीजिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या।
इन सभी के नीचे लिखना है आपको इन जो प्रश्नावली में इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्नावली में एक तो होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अकेवल परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि भिन्न संख्या रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते और जिसका मान है वो एक निश्चित नहीं होता। जैसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो आगे पॉइंट आ जाता है, पॉइंट में आने के बाद में वो भाग कभी रुकता ही नहीं, आगे चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है। वो क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है जिसको हम कभी रोक नहीं सकते। और परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, एकदम सबसे छोटा से छोटी संख्या, छोटा से छोटा। जैसे बट्टा में तो इसको भी लिख सकते हैं 2/4, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, ये तो आगे कट रही है, तो कटने के बाद में क्या होती है? 1/2। ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं थी। और ये क्या थी? जैसे मान लेते हैं हमें 3.14 पाई का मान होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाई √2 √5 √3। और इसमें कहें तो इसमें जैसे √4 का मान तो 2 है, तो ये तो परिमेय संख्या नहीं है। और इसको मुख्य रूप से देखें जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या फिर दर्शा सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और जहाँ पे Q बराबर नहीं है 0, ये बात नहीं। ये दोनों थोड़ी सी परिभाषा लिखी, परिभाषा समझ के देता हूँ, आप लिखना चाहिए, समझ में आ गया। देखिए परिमेय संख्या इसके बराबर में लिखिए, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और कोष्टक में लिख दीजिए Q बराबर नहीं है 0, ये लिख दीजिए। लिखने बाद में इसके एक और लिखिए, या भिन्न संख्या का सबसे सरलतम रूप या फिर छोटा से छोटा रूप ही परिमेय संख्या कहलाता है। बट्टा के रूप में होगा, लेकिन बट्टा के रूप में होना कैसे चाहिए? सबसे छोटे से छोटा, यानी कि जितना कट रहा है उसको काट दीजिए, जब नहीं कट रहा है तो उसे परिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपरिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, या फिर वह मान जो कि एक निश्चित अंतराल के बाद में आवर्ती होती है। इसके उदाहरण लिख लीजिए, पाई √2 √5 √3 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये मान था, इसका पाई का मान हम कभी कभी 22/7 रखते हैं, कभी 3.14 रखते हैं, तो इनमें दोनों में अलग अलग है। या फिर जैसे इन √2 का √5 का इसका मान कभी भी रुकेगा नहीं। जैसे √2 का मान है 1.414, इसके आगे भी मान और है, लेकिन हम काम में कितना लेते हैं? इतना ही लेते हैं, क्योंकि आगे में ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। √3 का मान 1.732 ये होता है, इसके आगे भी मान होता है, लेकिन हम इसे काम में नहीं लेते हैं। तो ये थी परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अब ये नॉर्मल सी थी, ज़्यादा से बारीकी से समझने की जरूरत नहीं थी। अब इसके बाद में आगे की नोट्स के रूप में अब मैं चलते हैं किताब के रूप में। अब किताब के रूप में आपको एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय दिखा देता हूँ मैं, उसके बाद में फिर दशमलव प्रसार शून्य समाप्त होने की सर बस HCF ज्ञात करने की। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, एक पहले हम LCM चेक करते हैं। LCM जिसे क्या बोलते हैं? लैस बोलते हैं, ठीक है। वह एक होता है HCF जिसे हम मैथ बोलते हैं, मैथ और लैस। तो छोटी क्लास में निकालना आवे, निकालना ना आवे तो चेक कर ले। लैस से मैं क्या करना, यहाँ ए वाले गुणनफल काटना, दो संख्या ले लीजिए 20 और थोड़ा ले लीजिए काम जितना भी लैस ए वाले गुणनफल आने कारण गुणा कर देता है, वो क्या जाएगा? लैस है जो। और जो क्या जाएगा HCF कौन सी विधियों? ए वाले गुणनफल विधियों जोड़ो सो HCF। तो इनमें क्या करना 20 को और 16 को दोनों के करना अलग अलग काटना, अलग अलग काटना बाद में जैम 2 10 2 5 5 1 2 8 2 4 2 2 2 1। अब इसको में से क्या होगा? एक गोई में एक गोई में, तो मैं से एक 2 ले लो, एक गोई में एक गोई में, और वैसे मांगे बस इतना याद है। क्यों? इन 5 है, इन 5 को नहीं, इन 2 दुआ लेकिन और को नहीं, तो इन बीता जैसे जैसे में से 4 HCF 4 है। और HCF छोटी क्लास में अपना HCM पढ़ता है, लेकिन अब बढ़ेगा HCF पढ़ाना कोई शहर नहीं। तो LCM और HCM में आगे हम बीच में एक संबंध है। अब लिखना रुकिए, देखो लिखो पहले
कोई भी रेखा को बताओ एच सी एफ व एल सी एम में संबंध के रिलेशन। तो मैंने एलसीएम इंटू सॉरी पहले आप और लिखना पहली संख्या दूसरी संख्या। पहली संख्या कोई भी दो संख्या दी हुई आप चेक करना एलसीएम और एचसीएम इंटू दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ और सूत्र है तो याद रखना है। इन पहले संख्या ए बी मान तो ए इंटू बी बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ एक तो याद रखना है। ठीक है, लेस से और मैथ से मैंने संबंध हुआ है जहां कोई दो संख्या दे हुए दो संख्या है जगह अपन लेस से करना है और मैथ से करना हुआ है एलसीएम और इनटू एचसीएफ अंग माइनू एक मान इस साइड पक्षांतर करके चार अंग माइनू कोई से मान पूछ के पहली संख्या पूछ के दूसरी संख्या पूछ के एलसीएम पूछ के एचसीएफ पूछ के तो आन के करना पक्षांतर दूसरी साइड में भेज के मान निकाल सकते हैं। चलो देखो ठीक है, उसको तो याद रखियो। अब है एक दशमलव प्रसार और शांत और अशांति लिखो। दशमलव प्रसार शांत होने की शर्त, शांत होने की शर्त ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, पिछले साल आया है लेकिन इस बार भी आता है पता नहीं। तो लिखिए दशमलव प्रसार शांत होने की शर्त भिन्न संख्या के, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, भिन्न संख्या के हर का किसका हर का आंसर जानते हो भिन्न संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड। चलो लिखा देता हूं मैं अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5 की पावर n या 2 की पावर n या 5 की पावर n हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा यदि इन दोनों गुणनखंडों के अलावा ऐसे लिखते हैं गुणनखंडों के अलावा दोनों गुणनखंडों के अलावा कोई और गुणनखंड हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। समझ में है? एक बार दो बार पढ़ के फिर दोबारा देख के देखियो। दो एम अठे एम और एन एक प्राकृत संख्या है, एक को लेके अनंत की थी उसके, तो एम अठे एक उसके दो उसके तीन उसके चार उसके तो एम और एन छोड़ दो। गुणनखंड जो भिन्न संख्या देड़ी मिलेगी पी में पूछो था शांत है कौन है शांत, तो पी में जो हर है निचलो बट्टा के निचलो उसके अक्षर है पी टुकड़ा करो, अगर 2 और 5 या फिर 2 1 लो या फिर 5 एन अंग रूप में आ रहे गुणनखंड काटोगे आप अलग अलग टुकड़ा करोगा, टुकड़ा में विभाजित करने बाद पावर में लिखना है 2 की पावर में बदल दो 5 की पावर में बदल दो। पावर में बदलने बाद अगर 2 टुकड़ा आ रहे हैं या फिर 2 1 आ रहे हैं या फिर 5 1 आ रहे हैं तो चल तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर अन्य अलावा कोई और आ रहे हैं 3 आ रही है 7 आ रही है 9 आ रही है 6 आ रही है 5 आ रही है सॉरी 5 आ रही है 6 3 4 कोई से गुणनखंड हो रहा जब इन अलावा जब है तो दशमलव प्रसार ऐसे शांत होगा। ठीक है, और अगर ऐ आवे तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अभी शांत का मैंने एक तो आवर्ती है ऐसे हाथ में, एक तो है आवर्ती एक है अनावर्ती। ओके वे देखो आवर्ती विज्ञान में मैंने पढ़ी हो तो आवर्ती मतलब वापस 5 जगह चक्कर काटना घूम फिर के वापस 5 जगह एक जगह पर जिया पंखा की गति है बा दोलन गति है एक स्थान में एक जगह पर घुमाए गोल गोल तो बा आवर्ती। तो इनको मतलब आवर्ती मतलब 20 जगह देखना है 5/7 दे, तो अभी 5/7 में 5 का मैंने 7 को भाग दो
भाग दे दो 5 7 पहले को होते भाग टूट गयो 0 पॉइंट है इन्हें 50 लगा दिया तो 7 7 49 मंचे 1 10 इमेलेशन देते एक बार 7 बचा 3 इन मैंने कितना बार 30 बार के 7 हो गए 28 फिर वापस आगे भाग निशान देगा 2 बचा फिर 20 2 यहाँ भाग आ गए चल तो जा रही है 3 6 5 4 3 यह भाग आगे बढ़ रही है तो वो तो है दशमलव प्रसार ऐसे यहाँ थे आवृत्ति और जब भाग रुक जाए अब यहाँ 9 का मायने भाग दियो 6 सॉरी 3 6 को दे तो एक बार गयो 6 बचा 3 पॉइंट गयो 30 6 पंजो 30 और बाकी हो अठी रुक्यो तो दशमलव प्रसार की अनावृत्ति है ठीक है। अब समझ लो एक बार दोबारा देखें हम आगे जब भाग अगर रुक रहे नहीं है 8 पॉइंट हम आगे बढ़ रहे हो और बोल से चले तो वो तो है दशमलव प्रसार आवर्ती और दशमलव प्रसार जब रुक जाए तो दशमलव प्रसार अनावर्ती तो वो भाग देंगे ना सही करना पड़ेगा अगर दशमलव प्रसार आवर्ती और अनावर्ती पूछ गया तो ठीक है। अब एक सर पाई पर दोबारा लिख लियो ठीक है। अब एक शून्य पर समाप्त होने की शर्त लिखो है कोई संख्या शून्य पर समाप्त होने की शर्त के लिखिए आप ये नोट कर लीजिए वीडियो रोककर देखिए इसमें जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड या फिर गुणनखंडों में टुकड़ा जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में टुकड़ा करें तो उसमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m का रूप हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखिए एकदम छोटा सा है कोई संख्या शून्य पर समाप्त होने की शर्त क्या है किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। अब इसके अलावा जबकि इसके अलावा कोई और गुणनखंड हो सकता है अब मैंने थे और लिख दिया और लिखने के बाद में एक बार तो शून्य पर समाप्त होने की शर्त है और एक दशमलव पर शांत होने की शर्त है। अब दोनों शर्तें एक बार करना रखिए दोनों सागर पढ़ी देखियो मैंने बहुत बड़ा फर्क लगा था और थाने से ये ना समझ में भाई कंफ्यूज करना रही है भाभी चल रहा है खुद कोशिश होगा तो दिया होगी। अब भाई तेरी अब और की कोई मैंने एक है फिर मैं से कैसे दिखाना सवाल का वो एक है यूक्लिड विभाजन फिल्म का तो लिखो है यूक्लिड विभाजन फिल्म का या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों एक यूक्लिड विभाजन भूमिका या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ठीक है। इन्हें या इसका दूसरा नाम क्या बोलती कलन विधि बोलती कलन विधि और सॉरी एक बार उसमें लिख लीजिए एचसीएफ ज्ञात करने की विधि इसे एचसीएफ ज्ञात करने की विधि एक नंबर तो है अभाज्य गुणनखंड विधि अभाज्य गुणनखंड विधि जितनी आप छोटी क्लास तीसरी सॉरी आप छठी क्लास में पढ़ता आ रहे हैं चौथी क्लास में मान लेते एक नंबर तो आ गया दो नंबर आगे की एक है एचसीएफ ज्ञात करने की विधि याद रखें थोड़ा ध्यान ठीक है। केवल a बराबर में bq प्लस r ओ याद रखियो और इन अब ओ ए और b की है तो है भाज्य बराबर में भाजक इनटू भागफल प्लस में
6 स्क्वायर तो ओ तो याद रहे इसकी भाज्य बराबर में भाज्य इंटू भागफल और देखियो इन ये लिखना आप 8 तो क्या हुआ है माइन तो है भाज्य और 8 है भाज्य भाज्य को याद रख लियो बार बार भाज्य नो भाज्य इसको भाज रहे या फिर बार बार भाज रहे तो बार बार इनमें भाग दे वहां संख्या में माइन बार बार इनमें पढ़ो बोलना तो भाज्य का है को और 18 को भागफल और नीचे है वो शेष ठीक है। अब एक ही सीमा और पूछ लेगा आर को मान है वो 0 के बराबर या फिर 0 का बड़ो लेकिन बी छोटो आया जाती थी। आर को मान है वो 0 के बराबर हो उसके लेकिन 0 हमेशा बड़ो है वो एक सीमा है लेकिन बी यानी कि भाज्य को मान है छोटो होगा आई सीमा है पर आ सकते ओ तो यो पढ़ना हो कि कोनियो अब पार्ट तो बड़ो बन गयो लेकिन समझने में बढ़िया प्रश्न और ये एक नंबर की और इन थाने 3 या 4 सवाल बनेगा वो 3-4 सवाल का बढ़िया तरीके अलग अलग पार्ट में थाने समझाने की कोशिश करूंगा तो उम्मीद है तैयार करोगे ठीक है। तो 4 नंबर प्रश्न और ये बढ़िया एकदम सही चीज